नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो पिछली क्लास में हमने हे और साइलेज के बारे में मुख्य रूप से बात की थी। ठीक। तो अब अपना टॉपिक है प्रतिपोषक। हे और साइलेज के कुछ पॉइंट रह गए थे, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। और लेकिन पहले बात कर लेते हैं प्रतिपोषक तत्व के बारे में। तो थोड़ा शुरुआत कर लेते हैं इसकी, है ना। बाकी आज किसी कारण से क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। तो देखो, सबसे पहले कि की पोषक तत्व कहते किसे हैं? छोटा सा टॉपिक है ना। डिस्कस कर लेते हैं। इसको हटा दो, आवाज कम कर दो। प्रति पोषक तत्व किन्हें कहते हैं? कि भोजन में पाए जाने वाले, चाहे तो हम भोजन की बात करें या हम कहें कि खाद्य पदार्थों में। ठीक है। भोजन या खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले तत्व। ठीक है। क्या है? भोजन में पाए जाने वाले। ठीक है। कोई भी भोज्य पदार्थ हो सकता है, उसके कोई भाग हो सकता है, या उनके उपापचयी पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है। जो क्या करते हैं? भोजन के अवशोषण में, भोजन के अवशोषण में और साथ में पाचन में भी, पाचन और अवशोषण में क्या करते हैं? अवरोध पैदा करते हैं। अवरोध पैदा करते हैं। ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। ठीक है। प्रतिपोषक तत्व कहा जाता है। किनको कहा जाता है प्रतिपोषक तत्व? कि भोजन में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो क्या करते हैं? भोजन के अवशोषण में और पाचन में अवरोध पैदा करते हैं। ठीक है। अब भोजन का जो पाचन होगा, अपने पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे भोजन में क्या क्या चीज रहेंगी? भाई, कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है, विटामिन्स रहती हैं, और अपने खनिज तत्व होते हैं। तो जो भोजन में पाए जाने वाले तत्व हैं, ठीक है, यानी वो कैसे रहते हैं? प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं, या ऐसा नहीं है कि उसको अलग से वो बने हों। प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक। तो क्या करते हैं? ये भोजन के पाचन में और अवशोषण में अवरोध पैदा करते हैं। अब भोजन के जो पोषक तत्व हैं कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। तो जो ये पोषक तत्व हैं, इनके अवशोषण में अवरोध पैदा करेंगे। और ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, या ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं हम? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, प्रति पोषक तत्व कहते हैं। प्रति पोषक तत्व कहा जाता है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, एएनएफ कहा जाता है। ठीक है। अब देखो आगे। पशु के भोजन में प्राकृतिक रूप से, ठीक है, उपस्थित ऐसे पदार्थ जो स्वयं या उनके उपापचयी पदार्थ, यानी कोई भी पदार्थ है वो पचा और उसके बाद उसका कोई ऐसा डेरिवेटिव व्युत्पन्न पैदा हुआ पाचन के बाद, कि वह भी क्या कर रहा है? पोषक तत्वों के पाचन में और अवशोषण में क्या कर रहा है? अवरोध पैदा। तो वो सभी पदार्थ या तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। पशु के भोजन में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व
ठीक है, या फिर उनके उपापचयी पदार्थ क्या कर रहे हैं, भोजन के पाचन में और अवशोषण में अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिपोषक तत्व कहते हैं। अब जो ये प्रतिपोषक तत्व हैं, जो भी भोजन गाय भैंस का भोजन है या जानवरों का जो भोजन है इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है, और पोषक तत्वों में जिनमें अवरोध पैदा करते हैं उसके आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे सबसे पहले बात करें कि भाई, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के बारे में बात की, तो कौन कौन से मुख्य एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं जो इनके पाचन में और अवशोषण में अवरोध पैदा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है इसके पाचन में और अवशोषण में कौन कौन से तत्व अवरोध पैदा करते हैं। तो यहाँ पर पहला आता है एमाइलेज इनहिबिटर्स और दूसरा आता है फ्लैटुलेंस फैक्टर्स। तो ये जो तत्व, दो तत्व हैं, ऐसे हैं जो कि कुछ भोज्य पदार्थों, हम बात करेंगे कौन कौन से भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में और अवशोषण में अवरोध पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई एमाइलेज इनहिबिटर। ठीक है, जो एमाइलेज क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो इसके जो एमाइलेज एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को ये क्या कर देते हैं, संदमित कर देते हैं। ठीक है, इसकी जो क्रियाशीलता उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो एमाइलेज इनहिबिटर्स, ठीक है, तो एमाइलेज एंजाइम की क्रिया को क्या कर देते हैं, संदमित कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता है या उसका अवशोषण, जब पचेगा नहीं तो उसका अवशोषण भी कम होगा। ठीक है, अगला है प्रोटीन। तो प्रोटीन के पाचन को और अवशोषण को प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं, इसमें पहला आता है लेक्टिन्स, दूसरा राइसिन, तीसरा सेपोनिन और चौथा टेनिन। ठीक है, तो लेक्टिन, राइसिन, सेपोनिन और टेनिन, ये जो चार तत्व हैं मुख्य रूप से प्रोटीन के जो अवशोषण है या पाचन है उसमें अवरोध पैदा करते हैं। ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन को सही ढंग से नहीं होने देते हैं। ठीक है, दूसरा उसके अवशोषण को भी बाधित करते हैं। ठीक, अगला लवण, जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज हैं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, फाइटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बॉसिपॉल, ग्लूकोसाइनोलेट्स, ये जो तत्व हैं ये क्या करते हैं, लवणों के अवशोषण को बाधित करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके साथ में क्रिया करेंगे, उनको बाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, गोबर के साथ या मल के साथ बाहर निकल जाएंगे वो लवण। तो कुल मिलाकर के ये बाइंडिंग प्रोसेस के द्वारा जो लवण हैं उनको शरीर के द्वारा अवशोषित होने से रोकते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, वॉसिपॉल, ग्लूकोसाइनोलेट्स। ठीक, ये हो गए। अगला है विटामिन। तो विटामिन के अवशोषण को बाधित करने वाले तत्वों को क्या कह देते हैं, जनरली हम एंटी विटामिन कह देते हैं। तो ऐसे तत्व जो विटामिन ए के पाचन अवशोषण को अवरोधित करते हैं इनको एंटी विटामिन ए कहते हैं। इसी तरह से डी के पाचन अवशोषण को अवरोध करने वाले एंटी विटामिन डी, तो इसी तरह से इनको नाम दिया गया एंटी विटामिन ए, डी, ई के और एंटी विटामिन B3, B6। ठीक है, जनरली इन विटामिन के पाचन अवशोषण को अवरोधित किया जाता है। ठीक, तो अपने मुख्य रूप से ये चार पोषक तत्व हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवण, विटामिन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन को कौन अवरोधित कर रहा है, एमाइलेज इनहिबिटर्स कर रहे हैं या फ्लैटुलेंस फैक्टर्स कर रहे हैं। प्रोटीन के पाचन अवशोषण को जो अवरोधित करने वाले तो हैं लेक्टिन्स, राइसिन, सेपोनिन, टेनिन। ठीक, और लवण के पाचन और अवशोषण को, जनरली अवशोषण को, ठीक है, क्यों लवण तो जो है खाने के साथ में ही है, लेकिन उनके जो अवशोषण को बाधित करते हैं मुख्य रूप से नाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, बॉसिपॉल और ग्लूकोसाइनोलेट्स। और विटामिन के अवशोषण को अवरोधित करने वाले जो तत्व हैं वो एंटी विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, अब देखिए इनकी एक जो लिस्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि कौन से फसल में कौन कौन सी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाए जाते हैं। पहला है, जितनी भी ऑयल केक हैं
ऐसे तिलहन या मतलब तेलीय बीज जिनको अ, पेरने पर या जिनको जिन बीजों से तेल निकलता है, और तेल के बाद जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, खल बनता है, केक बनती है। तो जितनी भी तेलीय खल हैं मुख्य रूप से, उनमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है वो क्या होता है, मोल्ड होता है। ठीक है। और मोल्ड क्या है, एक प्रकार की फंजाई है। ठीक है। जो क्या करती है, अ, मुख्य रूप से फसल में जो ये भोज्य पदार्थ है, खल है, इसको खराब कर देती है। ठीक है, जिस जो कि क्या पशु के लिए हानिकारक होती है। ठीक है। तो मोल्ड क्या है, एक तरह की फंगस लग जाती है खल के अंदर, तो उसे क्या बोल देते हैं, मोल्ड कहते हैं। अब दूसरा है मूंगफली। तो ये भी एक तरह की तेलीय फल है। मोल्ड तो इसमें होगी होगी, लेकिन मुख्य रूप से इसके अंदर जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, अल्फा टॉक्सिन्स बनते हैं। ये भी किसके द्वारा बनते हैं, फंगाइस, फंगस या फंजाई के द्वारा बनते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो फंगस होती है वो कौन कौन सी आ जाती हैं, एस्परजिलस ग्रुप की फंगस आ जाती है। एस्परजिलस ग्रुप की फंगस इसमें मुख्य रूप से आ जाती है। ठीक है। माइकोटॉक्सिन के अंदर आते हैं सर। अगला है कपास। ठीक है, कॉटन सीड। कपास के बीजों में या कपास की खल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, गॉसिपॉल जो तत्व है यह पाया जाता है। ठीक है। और जो ये गॉसिपॉल है मुख्य रूप से ज्यादा हानिकारक होता है मुर्गियों में और सुअरों में। मुर्गी और सुअरों में क्या होता है, ज्यादा हानिकारक होता है। और घोड़े में ये सबसे कम हानिकारक होता है। ठीक है। तो कपास के बीजों में या कपास जो कॉटन सीड केक है उसमें गॉसिपॉल नामक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है। अरंडी के बीज में या उसकी खल में मुख्य रूप से पाया जाता है राइसिन। ठीक है। राइसिन नामक जो तत्व है वो क्या है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है। ठीक है, जिसे हम हिमग्लूटिनिन भी कह देते हैं। ठीक है। तो राइसिन या हिमग्लूटिनिन नामक जो तत्व है वो किसमें पाया जाता है, अरंडी के बीज में या खल में पाया जाता है। लिनसीड के अंदर या इसकी खल के अंदर, ठीक है, या जो अलसी है इसके अंदर लाइनामोरिन या लाइनेज नामक जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है। और लाइनामोरिन और जो ये लाइनेज हैं मुख्य रूप से क्या हैं, ये साइनोजेनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, साइनाइड विषाक्तता जो करने वाले ये मुख्य रूप से होते हैं। ठीक। इसी तरह से सरसों की खल, तारामीरा या बंद गोभी, यानी कुल मिलाकर के ये क्या है, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी कुल की फसल होती हैं। तो क्रूसीफेरी कुल की जितनी भी फसलें हैं उनमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है, प्रति पोषक जो तत्व पाया जाता है, वो आइसोथायोसाइनेट या ग्लूकोसाइनोलेट पाए जाते हैं। ठीक है। जो क्या करते हैं, मुख्य रूप से साइनाइड विषाक्तता करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे हम, साइनाइड विषाक्तता ये करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है सोयाबीन या ग्वार। इसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, लेक्टिन या फिर एंटी विटामिन ए और डी ये पाए जाते हैं। एंटी विटामिन ए और डी का मतलब है कि सोयाबीन, जो कच्ची सोयाबीन है उसको खिलाते हैं या हम ग्वार को खिलाते हैं, तो इनको खिलाने से जो ये तत्व हैं, ये विटामिन ए और विटामिन डी
के अवशोषण को कम कर देते हैं या विटामिन ए और डी के अवशोषण को अवशोषित नहीं होने देते हैं। इसकी वजह से विटामिन ए और डी की शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, सोयाबीन या ग्वार को देने से। तो कच्चा सोयाबीन और ग्वार जो है क्या कर, उसमें कौन से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स और लैक्टिन्स, और जिनको हम क्या बोल देते हैं, एंटी विटामिन ए और एंटी विटामिन डी, जो क्या करते हैं, विटामिन ए और डी के अवशोषण को कम करते हैं। अगला है ल्यूसर्न और रिचका, इसमें पाया जाता है सेपोनिन। ठीक है, अब देखिए, साल सीड और ज्वार, ज्वार भी कैसी है, साइनोजेनिक होती है। ठीक है, इससे भी साइनाइड विषाक्तता मुख्य रूप से होती है। ठीक, तो इसमें पाया जाता है टेनिन। तो ज्वार में टेनिन तो पाया जा रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अकेली ज्वार की। तो यहाँ पर ज्वार में धूरिन भी पाया जाएगा। ठीक है, साइनोजेनिक है, साइनाइड पाया जाता है और टेनिन, क्योंकि टेनिन किसके साथ में, मतलब मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे साल सीड में, तो साल सीड में भी टेनिन होता है और ज्वार में भी टेनिन होता है। लेकिन ज्वार में और दूसरे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की बात करें तो इसके टेनिन के साथ साथ इसमें क्या पाए जाते हैं, धूरिन भी पाया जाता है और साइनाइड भी पाया जाता है। ठीक है, कैसे पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है बाजरा और मोलेसेज, जो बाजरा की फसल होती है। ठीक है, और मोलेसेज, मोलेसेज यानी शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट है, या फिर जो गन्ने वगैरह से जो बनता है ना, मतलब कुल मिलाकर के शुगर रिच, जो शुगर का जो गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मोलेसेज कहलाते हैं। तो मोलेसेज में मुख्य रूप से लवण भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज भी अधिक पाए जाते हैं। तो बाजरा और मोलेसेज में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलेट पाया जाता है प्रति पोषक तत्व के रूप में। गेहूं में अरेबी नोक्सिलॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं इसे। जौ और जई बीटा ग्लूकॉन्स पाए जाते हैं। मक्का में पाया जाता है एंटी विटामिन बी 3, यानी जो विटामिन बी 3 है उसके अवशोषण को कम करने वाला पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। सुबबूल, सुबबूल में होता है माइमोसिन। ठीक है, और चावल में ऑक्जेलिक, क्योंकि चावल का जो चारा होता है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, ये ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगले, रॉ एग व्हाइट। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं हम कि सड़ा हुआ अंडा बोल सकते हैं, या फिर जो एग व्हाइट का मतलब क्या हो गया, एल्बुमिन। तो जो सड़ी हुई एल्बुमिन है उसमें कौन सा प्रतिपोषक तत्व पाया जाता है, अंडे का जो व्हाइट पार्ट है उसमें कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, एबीडी। इस एबीडीन को एग व्हाइट इंजरी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एग व्हाइट इंजरी फैक्टर। जो एल्बुमिन है उसको ये मुख्य रूप से खराब करता है या उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, एग व्हाइट इंजरी फैक्टर किसको कहा जाता है, एविडीन को कहा जाता है। और वहीं एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर, इसको ठीक करने वाला, ठीक है, एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर किसे कहते हैं, बायोटिन को कहा जाता है। आएगा इसमें आगे। ठीक है, इसको कहते हैं, बायोटिन को कहते हैं। तो एग व्हाइट इंजरी फैक्टर बोलते हैं एविडिन को, और बायोटिन को कहा जाता है एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर। ओट्स जो होते हैं उसमें पाया जाता है नाइट्रेट पॉइजनिंग, बताइए, जो और ओट है वो क्या करता है, नाइट्रेट पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। महुआ केक, महुआ केक में मोरिन जो एएनएफ है वो पाया जाता है। ग्वार सीड, ग्वार सीड क्या कर रहा है, सेपोनिन तो है ही है, लेकिन इसके साथ इसमें क्या है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसकी प्रक्रिया को क्या करता है, ये
संदमित कर देता है। ठीक है। चुकंदर, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि इसमें क्या है, पहली चीज तो डाई क्यूमेरोल है, या इसको क्यूमेरिन या एंटी विटामिन के कहते हैं। एंटी विटामिन के यानी विटामिन के अवशोषण को ये कम करता है। और विटामिन के का काम क्या है? जो ब्लड क्लॉट है, ठीक है, उसको बनवाना, रक्त का थक्का बनवाने में क्या करती है ये? मदद करती है। लेकिन जो चुकंदर है उसमें कौन सी है? डाइक्यूमेरोल। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटी विटामिन के। यानी क्या करवाएगा, जिस पशु को हम चुकंदर खिला रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, उसमें डाइक्यूमेरोल बनेगा, जिसकी वजह से ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। और इसकी वजह से इन पशुओं में एक समस्या हो जाती है, स्वीट क्लोवर डिजीज। स्वीट क्लोवर डिजीज, ये क्या होती है कि इसमें जो रक्त का थक्का है वह जमता नहीं है। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि एंटी विटामिन के होता है इसमें, तो इसके लिए विटामिन के देना बहुत आवश्यक होता है। तो स्वीट क्लोवर जो डिजीज है वो किसकी वजह से हो रही है? डाइक्यूमेरोल की वजह से हो रही है, जो किसमें पाया जाता है? मुख्य रूप से चुकंदर में पाया जाता है। ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है? एंटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, और शरीर में विटामिन के की कमी कर देता है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्तस्राव इसमें बना रहता है, रक्तस्राव ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज। अगले हैं सोयाबीन। सोयाबीन में या ग्वार में क्या पाया जाता है? एंटी विटामिन ए और डी पाया जाता है। ठीक है, ये अलग से विटामिन जो विटामिन के पाचन को और अवशोषण को संदमित करते हैं वो हैं ये अलग से। तो सोयाबीन और ग्वार में कौन सा है? विटामिन ए और डी के पोषक तत्व हैं। सेम के बीज में, यानी किडनी बीन्स, या बोल सकते हैं हम राजमा। ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ई के अवशोषण को ये क्या करते हैं? हम कर देते हैं। चुकंदर क्या कर रही है? एंटी विटामिन के नाम से जानी जाती है। डाइक्यूमेरोल पाया जाता है, जो क्या करते हैं? विटामिन के अवशोषण को कम करती है। मक्का में विटामिन बी 3 के अवशोषण को कम करने वाले तो पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? एंटी विटामिन बी 3 बोल देते हैं। ये तो वही हो गया चुकंदर वाला ही, डाइक्यूमेरोल या क्यूमेरिन, एंटी विटामिन के इसमें उपस्थित होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर अपनी जो क्या नाम है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर से संबंधित ये पूरी लिस्ट होती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मुख्य रूप से साइनाइड पॉइजनिंग। जितने भी साइनोजेनिक प्लांट हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है? साइनाइड पॉइजनिंग होती है। मुख्य रूप से जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होती हैं, जिसमें धूरिन, लाइनामोरिन और मुख्य रूप से ज्वार के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, जितने भी साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है, जिसमें लाइनामोरिन और ज्वार में क्या पाया जा रहा था? भूरिन। लाइनामोरिन, भूरिन हो गया, ठीक है, और साइनोजेनिक प्लांट जितने भी हैं। तो इनमें ये क्या करते हैं? साइनाइड विषाक्तता करते हैं। कैसे करते हैं? क्यों होती है साइनाइड विषाक्तता? मुख्य रूप से हम बात करते हैं, जो फसल हैं साइनोजेनिक कौन कौन सी हैं? ज्वार, ठीक है, कनेर।
और ये जो है क्या नाम, साइनाइड किन पादपों में अधिक पाई जाती है, ज्वार में कब अधिक पाई जाएगी ये साइनाइड, या साइनाइड विषाक्तता कौन सी अवस्था में ज्वार अधिक करेगी। एक तो होता है कि जैसे जब फसल है, हमने ज्वार बो दी, प्लांट कैसे हैं, छोटे, ठीक है, तो जो छोटे पादप होते हैं, लंबे समय तक बरसात नहीं हुई है, ठीक है, अब लंबे समय के बाद जब बरसात होती है, प्लांट एक साथ तेजी से ग्रोथ होता है, ठीक है। छोटे पादपों में जब लंबे समय तक या तो हम पानी नहीं दे रहे या बरसात नहीं हो रही है, और फिर एक लंबे समय के बाद क्या कर रहे हैं, हम फसल में पानी दे रहे हैं या हम बरसात हो गई, तो वो पादप तेजी से ग्रोथ होता है। तो उस तेजी से ग्रोथ करते हुए, जो छोटे पादप ने तेजी से ग्रोथ की, उसमें जो साइनाइड तत्व है उसकी अधिकता पाई जाती है। तो ऐसे पादपों को खिलाने पर साइनाइड विषाक्तता अधिक होती है। आपने देखा होगा कि गांवों में, कि जैसे जो ज्वार वगैरह है, गर्मी के दिनों में बो दी जाती है, यानी जल्दी से हरा चारा उपलब्ध हो जाए, इसलिए बो दी जाती है, ठीक है। अब पानी नहीं मिला, बरसात का इंतजार कर रहे हैं, और ज्वार की पत्तियां कैसी हो गई, कुमलाई सी हो गई, तो फिर एक साथ तेजी से बरसात पड़ी, ठीक है। अब बरसात होते ही जो ज्वार की फसल है वो तेजी से ग्रो करती है एक साथ, और ऐसी ज्वार को जानवर के लिए चारे के रूप में देने पर साइनाइड विषाक्तता हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस अर्ली स्टेज में ग्रोथ होने पर साइनाइड तत्व उसमें अधिक होता है, ठीक है। तो अब जो साइनाइड है उससे होता क्या है, ठीक है, देखो उसके बारे में बात करते हैं कि जितने भी ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइनोलेट्स होते हैं, ठीक है, इनमें, इनको खिलाने पर जो सूक्ष्म जीव हैं, जब हमने खिलाया तो ये रूमन में गए, तो रूमन में उपस्थित सूक्ष्म जीव इनसे HCN का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो एच सी एन है, इसी के ऊपर जो सूक्ष्म जीव हैं दोबारा से क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन और साइनाइड तत्व क्या कर देते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन साइनाइड को जो सूक्ष्म जीव हैं कुल मिलाकर के क्या कर दिया इन्होंने, साइनाइड तत्व को हाइड्रोजन से अलग किया। अब यही साइनाइड तत्व, ठीक है, जो ये यहाँ पर मिला, तो यही साइनाइड तत्व एक एंजाइम होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की जो क्रियाशीलता है उसको क्या कर देता है, ये साइनाइड कम कर देता है। क्रियाशीलता कम कर देता है, उसकी क्रियाशीलता को घटा देता है, ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की क्रियाशीलता कम हो गई। और दूसरा क्या करता है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की क्रियाशीलता कम होने से जो हीमोग्लोबिन है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मुख्य रूप से ऑक्सीजन उपयोग की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन उपयोग की क्षमता है, या जो अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचने की जो क्षमता है वो क्या हो गई, कम हो गई। और ऐसी कंडीशन में जो जानवर है ऑक्सीजन लेने में, या ये कहें कि सांस लेने में असमर्थ होता है, या काफी फोर्सफुली सांस लेता है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। हेडेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन कमी हो गई, सिर दर्द होगा, उल्टी होंगी, जी मिचलेगा, ठीक है, ये सब लक्षण उसमें आते हैं। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, ऑक्सीजन उपयोग की क्षमता कम हो गई, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एनोक्सिया, ठीक है। और इस एनोक्सिया की वजह से जो ऑक्सीजन का उपयोग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कई बार
जो जानवर है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसमें क्या हो रहा है कि साइनोजेनिक जो प्लांट हैं या जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं, वो रूमन में जाने पर सूक्ष्म जीवों की वजह से हाइड्रोजन साइनाइड में बदलते हैं, और यही हाइड्रोजन साइनाइड सूक्ष्म जीवों के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और साइनाइड तत्व इससे अलग हो जाता है। और यही साइनाइड तत्व जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। और इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की क्रियाशीलता का कम होने के कारण ऑक्सीजन का जो उपयोग है, ठीक है, या उसके उपयोग की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने के कारण क्या हो गया, एनोक्सिया। ठीक है। और इस एनोक्सिया के कारण कई बार जीव की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है या मृत्यु हो सकती है। और सिम्टम की बात करें तो इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है। दौरा पड़ सकता है, मिर्गी आ सकती है, उल्टी होती हैं, और पेट में दर्द होता है। कई बार कार्डियक अरेस्ट यानी जो हृदय है वो काम करना बंद कर देता है। तो ये घटना घटित होती है किसकी वजह से, साइनाइड विषाक्तता की वजह से। अब इसके उपचार की बात करें, इसमें दिया जाता है सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट। चार में सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट दोनों को मिक्स करके दिया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है। और कैसे देते हैं, आईवी रूट से इनको, इसका दोनों का जो विलियन है वो आईवी रूट से इसमें मुख्य रूप से दिया जाता है। ठीक है। तो ये होता है अपना साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में। और एक दूसरी यहीं पर होती है जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की वजह से नाइट्रेट पॉइजनिंग, जिसको हम मुख्य रूप से नाइट्राइट पॉइजनिंग कहते हैं, क्योंकि जो नाइट्रेट है वो तो मुख्य रूप से जो क्या कहते हैं, विषैला नहीं होता है, लेकिन नाइट्रेट को ह्यूमन में सूक्ष्म जीवों द्वारा किस में बदल दिया जाता है, नाइट्राइट में बदल दिया जाता है। देखो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रेट, नाइट्रेट विषाक्त। पहला पॉइंट तो यही है इसमें कि नाइट्रेट स्वयं कोई विषाक्तता पैदा नहीं करता है। ठीक है। लेकिन जो नाइट्रेट है रूमन में सूक्ष्म जीवों द्वारा, जिस तरह से जो कौन से थे, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड थे, ठीक है, उनको किस में बदल रहा था, एचसीएन बदल रहा था, तो यहाँ पर उसी प्रकार से जो नाइट्रेट है उसको किस में बदल दिया जाता है, नाइट्राइट में बदल दिया जाता है। अब यह नाइट्राइट क्या करती है कि जो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में जो आयरन है कौन सी अवस्था में होता है, Fe+2 अवस्था में होता है। ठीक है। इसको मिथमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है।
जो कौन सी में है, Fe+3 अवस्था में होता है। यानी फेरस को किसमें बदल दिया इसने, फेरिक अवस्था में बदल दिया। ये कौन सी अवस्था है, फेरस, और ये कौन सी है, फेरिक। ठीक। तो नाइट्रेट जो स्वयं है वो किसी प्रकार की विषाक्तता पैदा नहीं करता है, लेकिन नाइट्रेट जब शरीर के अंदर जाता है तो रूमन में उपस्थित सूक्ष्म जीव इस नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। और यह नाइट्राइट हीमोग्लोबिन को किसमें बदल देता है, मिथमोग्लोबिन, किसके द्वारा, इसकी जो आयरन की अवस्था है Fe+2, उसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, Fe+3 यानी फेरस अवस्था में कन्वर्ट कर दिया। अब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, अधिक होती है। ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता, क्षमता कैसी होती है इसकी, अधिक होती है। जबकि मिथमोग्लोबिन की कैसी होती है, कम होती है। ठीक है। तो मिथमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम है और हीमोग्लोबिन की अधिक होती है। तो क्या फर्क आएगा शरीर के ऊपर, कि जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो कम होगा। तो और ऑक्सीजन जब ब्लड में कम ही हो जाएगी तो अंगों के लिए क्या पहुंचेगी, ये कम मात्रा में पहुंचेगी। अंगों के लिए कैसी क्या होगा, ये कम मिलेगी। ठीक है। अब जो कंडीशन वहां पर हो रही थी, ठीक है, ऑक्सीजन की उपयोगिता वहां पर कम हो रही थी, कम मिल रही थी, और वही कंडीशन यहाँ पे हो रही है। इसकी वजह से, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो मिथमोग्लोबिन में बदल गया। ठीक है, ब्लड ही कम ऑक्सीजन लेकर के यहाँ पर जा रहा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई, कम हो जाती है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो रक्त है, ठीक है, जब उसमें अधिक ऑक्सीजन होती है तो उसका रंग कैसा होता है, तक लाल होता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें CO2 मिल जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, या तो ब्लड कैसा हो जाएगा, हल्के बैंगनी रंग का हो जाएगा या चॉकलेटी रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये रंग है मिथमोग्लोबिन की वजह से कैसा हो जाता है, चॉकलेटी रंग का हो जाता है, चॉकलेटी रंग का हो जाता है। ठीक है। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, इस तरह से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन परिवहन कम होगा। ऊतकों को कम ऑक्सीजन प्राप्त हो। ठीक है। तो जिसकी वजह से जानवर की कई बार क्या हो जाती है, मौत भी हो जाती है। अब इसके इलाज की बात करें, इस तरह से वहां पर क्या दे रहे थे, सोडियम नाइट्रेट दे रहे थे, और क्या दे रहे थे, सोडियम थायोसल्फेट दे रहे थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उपचार में, यानी सोडियम नाइट्रेट के उपचार में क्या दिया जाता है, 1% मिथाइलिन ब्लू दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना दोनों, साइनाइड पॉइजनिंग और नाइट्रेट पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो बात की वो किसके बारे में की, कि अपने जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, इसे कहते हैं कि भोजन में पाए जाने, जो भी भोजन है जानवरों का जो फीड स्टफ है उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या उनके उत्पाद, या ये कहें कि उनके उपापचयी पदार्थ, उनके पचने के बाद कोई भी पदार्थ बनता है वह, ठीक है, या तो स्वयं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, या तो स्वयं कुछ तत्व या उनके उपापचयी पदार्थ, जो क्या कर रहे हैं, पोषक तत्वों के पाचन में और अवशोषण में अवरोध पैदा करते हैं, उनको हम क्या बोल रहे थे, टी पोषक तत्व या एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हम बोल रहे थे। ठीक है। तो अब पोषक तत्व कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, खनिज लवण, विटामिन।
ठीक है, इनके अवशोषण को प्रभावित करने वाले अलग अलग तत्व थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, ये थे अपने। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, इनके पाचन में और अवशोषण में अवरोध पैदा कर रहे थे। अब ये जो तत्व हैं कौन कौन से असल में या फीड स्टफ में पाए जाते हैं, तो फिर हमने इसके बारे में, इनके स्रोत के बारे में बात। ठीक है, तो अब मुख्य रूप से पोषक तत्वों की वजह से जो होता है साइनाइड पॉइजनिंग और नाइट्राइट पॉइजनिंग होती है, जिनके बारे में हमने चर्चा की कि सबसे पहला है साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में मुख्य रूप से ज्वार और कनेर, जो ज्वार फसल होती है उसकी वजह से ये होती है। क्या होते हैं उसमें, जो साइनोजेनिक तो होते हैं, वो सुरुमन में जाने पर, ठीक है, पेट में जाने पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, देखो HCN में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वही HCN सूक्ष्म जीवों के द्वारा किस में तोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन और साइनाइड तत्व इससे अलग कर लिया जाता है। साइनाइड तत्व क्या कर लिया जाता है, इससे अलग कर लिया जाता है। फिर यही साइनाइड तत्व क्या करता है कि जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ठीक है, इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की जो क्रियाशीलता है उसको कम कैसे करता है, कि इसमें आयरन जो है Fe+3 अवस्था में पाया जाता है, तो इससे ये क्रिया कर लेता है। Fe+3 से क्या करता है, ये क्रिया करता है कौन, साइनाइड तत्व। इसकी वजह से इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो ऑक्सीजन उपयोग की क्षमता है जानवर की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एनोक्सिया कंडीशन पैदा होती है जिसकी वजह से जानवर की मृत्यु हो सकती है। अब ऑक्सीजन की कमी होगी, उपयोग की क्षमता, तो क्या होगा, जानवर जो सांस लेने के लिए तेजी से सांस लेगा या उसको कठिनाई महसूस होगी, तो श्वसन क्रिया में क्या होता है, कठिनाई होती है। ठीक है, तो सिम्टम की बात करें यहाँ पर मुख्य रूप से, तो हमने जो बात नहीं की, केवल सिंपल, तो श्वसन में कठिनाई, क्या होता है, श्वसन में कठिनाई आती है। और क्या होता है, सिर दर्द होता है, उल्टी होती हैं, पेट दर्द होता है। ठीक है, और कई बार क्या हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट, यानी जो हृदय है वो काम करना बंद कर देता है। तो ये सिम्टम्स किसके आते हैं, साइनाइड विषाक्तता में उत्पन्न होते हैं। इसके उपचार के लिए सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट दिया जाता है। फिर बात की थी हमने किसके बारे में, नाइट्रेट विषाक्तता के बारे में। ठीक है, इसमें क्या था कि जो नाइट्रेट है वो तो स्वयं किसी प्रकार की विषाक्तता पैदा नहीं करता है, लेकिन नाइट्रेट से जब नाइट्राइट बनता है तो वह क्या करता है, विषाक्तता पैदा करता है। क्योंकि जैसे ही नाइट्रेट तत्व है किसके अंदर गया, शरीर के अंदर, तो रूमन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं वो इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही नाइट्राइट जो हीमोग्लोबिन है जिसमें Fe+2 आयन पाया जाता है उसको Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिथमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता हीमोग्लोबिन की अपेक्षा कम होती है। वो कम होगी तो ऊतकों तक कम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ठीक है, जिसकी वजह से वही सिम्टम यहाँ पर भी प्राप्त होते हैं, कई बार जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण यहाँ पर जो रक्त का रंग है वो कैसा हो जाता है, चॉकलेटी हो जाता है। और इसके उपचार में क्या दिया जाता है, 1% मिथाइलिन ब्लू दिया। ठीक है, तो ये हो गई अपने एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर से संबंधित बात। ठीक है, तो अब कोई किसी की कोई बात है तो वो आप बता सकता है।